चिट्ठियों में आप क्या लिखते थे माँ बाप को या जिसको भी? तो बड़ा एक गैप रहता होगा, बहुत इमोशनल चिट्ठियाँ होती होंगी, या क्या लिखते थे? अनिल तिवारी गिरदा जो वहाँ के सांस्कृतिक कर्मी थे, उनके गीतों को सुनकर मुझे जो उनका एक गाना है, जो हम क्यों लड़ रहे हैं, एक कैसा राज्य बनाएंगे, उस गानों को सुनकर मेरे अंदर आया, हाँ यार ऐसा राज्य बनेगा तो शायद हमें भी न्याय मिलेगा, कल हम पढ़ लिख लेंगे तो हमें रोज़गार मिलेगा, शायद हमें सम्मान मिलेगा। मेरा परिवार जिस तरह से पूरा कानूनी कार्यों में मेरे से मिलने से आने से लेकर के मुझे मनी ऑर्डर भेजने से लेकर के तमाम तरीके से मेरे साथ इस बीच खड़ा था, तो मुझे ये जेल में इतना बड़ा समय देख के मुझे कई बार शंका होने लगती थी, कहीं मेरे परिवार का भी उत्पीड़न ये लोग न करें कभी। सवाल है कि आखिरकार न्याय कहाँ? न्याय क्या संयोगिक हो गया है? क्या न्याय जो है वह गलत आरोपों पर सालों साल लोगों की जिंदगियां बर्बाद करेगा? नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश। दोस्तों, जेल की जिंदगी पूरी कैसे एक इंसान के जीवन को बदल देती है और कैसे गलत केस पूरा का पूरा एक गलत मैसेज इस न्याय व्यवस्था, हमारे देश के लोकतंत्र सबके लिए जाता है। इसके सबसे बड़े उदाहरण के रूप में इस समय जो लोग सामने आए हैं, उनमें से एक हेम मिश्रा हमारे साथ हैं। वह पढ़ाई कर रहे थे जेएनयू में। पढ़ाई के बाद उन पर माओवादी होने का आरोप लगा और उसके बाद से उनकी ज़िंदगी के 10 साल चले गए और उस 10 साल के बाद अब जब 10 साल गुजर चुके तो उन्हें एक्विटल मिला है, यानी वह आरोपों से बरी हो गए हैं। अब न्याय व्यवस्था, सरकार ने माना है कि वो माओवादी नहीं हैं, हाई कोर्ट से उन्हें जमानत मिली है। अब हम इनसे जानेंगे कि सच क्या है, किस तरह मुश्किलें हुई, इन्हें अंडा सेल में रखा गया, अकेले रखा गया, तरह तरह के जुल्म सितम ढाए गए और कैसे पूरे परिवार की तबाही हुई, मुश्किलें आई, इन सब चीज़ों पर हम इनसे बात करेंगे। हेम, आप करीब करीब 10 साल जेल में रहे, अब आप एक्विटल पर हैं, छोड़ दिया गया है आपको। अब जब बाहर हैं आप, तो मतलब यह सब कुछ पूरी जो यात्रा थी, इसके बारे में आपकी सबसे पहली टिप्पणी क्या होगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो ये 10 साल बिना किसी आरोप के, बिना किसी केस के हमें अंदर रखा गया है, बिना जुल्म के? बिना जुल्म के, हमने कोई कारण न होते हुए भी हमको अंदर रखा गया है। और जब मैं अचानक से आदेश आता है तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं बाहर हूँ। ये मेरी पहली टिप्पणी है। अभी भी लग रहा है कि जेल और वो सब कुछ दिमाग में जैसे इतने लंबे समय बाद का जो रहता है, मतलब एक ये विश्वास करने लायक बात नहीं हो रही है, क्योंकि जैसा आप जानते हैं, पहले हमको उच्च न्यायालय द्वारा छोड़ा गया और उसके ही दिन सरकार सुप्रीम कोर्ट आती है और दूसरे दिन स्टे मिल जाता है और उसके फिर 1 साल बाद फिर बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर बेंच द्वारा फिर हमको दोबारा छोड़ा जाता है। और उसके बाद भी एक दिमाग में एक शंका थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये तमाम जो पृष्ठभूमि है और बिना कोई मतलब बिना कोई गैरकानूनी काम किए हमको एक गैरकानूनी कानून जो कि यूएपीए है, उसके तहत हमें जेल में रखा गया और जो पूरा संविधान के खिलाफ वो कानून है। तो इसलिए ये बात आना स्वाभाविक है, क्योंकि ये एक 10 साल का समय, एक पूरा एक पीढ़ी, बिल्कुल पूरी जवानी एक उस जेल में निकल गई। तो इसलिए ऐसा एक मन में आना एक स्वाभाविक सी बात है। ये बात क्यों बैठी आपके दिमाग में कि आप नहीं छूटेंगे, जबकि आपने कोई जुल्म नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया, कहीं बंदूक नहीं चलाई, किसी को गोली नहीं मारा, किसी की हत्या नहीं की, फिर भी आपको क्यों लगता था इतना बड़ा लोकतंत्र है, इतनी बड़ी न्याय व्यवस्था है, क्या ऐसा माहौल क्रिएट हो गया था? देखिए, जब मैं पहली बार मुझे गिरफ्तार किया गया, वो क्यों किया गया, इस बात पर मैं पहले जोर देना चाहूँगा, क्योंकि इसका एक पृष्ठभूमि है, एक इसका वैचारिक पृष्ठभूमि है, एक सामाजिक पृष्ठभूमि है, आर्थिक पृष्ठभूमि है। इन तमाम पृष्ठभूमियों पर मैं एक विचार करूँगा, उसमें शायद उस बात का जवाब आपको मिले। क्योंकि जब पहली बार मैं वल्लारसा स्टेशन पर उस दिन 19 अगस्त को मैं यहाँ दिल्ली से एक ट्रेन में बैठा था, 19 अगस्त 2013 को, और 20 अगस्त को वहाँ पर उतरा और वहाँ डॉक्टर प्रकाश आमटे का आदिवासियों के बीच में स्वास्थ्य को लेकर और एक काम है। ये जो पर्यावरणविद कहे जाते हैं और ह्यूमनिस्ट कहे जाते हैं, उनके यहाँ, हाँ, उनका काम को समझने के लिए मैं एक वहाँ जा रहा था और अचानक मुझे
सादी वर्दी में लोगों द्वारा पकड़ लिया जाता है और 3 दिन तक 20 अगस्त 2013 से 23 अगस्त 2013 तक पता नहीं कहाँ कहाँ रखा जाता है, वो मुझे ही मालूम नहीं था, मेरे घर को मालूम नहीं था, मेरे दोस्तों को मालूम नहीं था, मेरे परिवार को मालूम नहीं था। तो ऐसे अमानवीय यात्रा वहाँ दी गई और उसके बाद 30 दिन तक 23 दिन तक न्यायिक हिरासत में रखा जाता है और उस दौर में भी पूरी यातनाएं दी गई। और उसके बाद जब मुझे पता चला मुझे गैर कानूनी निवारक कानून यूएपीए के अंदर बंद किया गया है और जबकि ऐसा गैर कानूनी कृत्य कुछ हुआ नहीं था, तो इसका एक पृष्ठभूमि है क्योंकि आज आप देख रहे हैं पूरे 2013 से ये 2024 तक का जो समय है, उस दौर में एक पूरा एक चेंज आया है। क्योंकि आज मेरा जो पृष्ठभूमि है, तो मैं ये समझा कि इस सबसे बड़ा लोकतंत्र जिसको बोला जा रहा है, तो वहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आज़ादी है, अपनी बात रखने की आज़ादी है, पूरे देश में कहीं भी घूमने की आज़ादी है। और जहाँ मेरे को पकड़ा गया वो इसी देश का हिस्सा है, तो मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि ये क्यों पकड़ा गया। हिम, जब आप कह रहे थे कि वो यातनाएं दी गई, आपने मुश्किल जरा सा सेकंड लिया और गुजार दिया, लेकिन 3 दिन की वो यातना, ये 10 साल की यातना, एक इंसान होने के नाते, एक पहाड़ के नागरिक हैं आप, अल्मोड़ा से आते हैं, एक पिछड़े हुए गांव से, और वहाँ से आके जेएनयू में पढ़ाई की। पढ़ाई के बाद जो आपने सीखा लोकतंत्र के बारे में, समाज के बारे में, वो सब कुछ आपने समाज को देना चाहा। आप प्रकाश आमटे से मिल रहे थे, लेकिन इस दौरान जो आपने उत्पीड़न सहा वो क्या था? क्योंकि वो तो आपने अकेले सहा, वहाँ समाज नहीं खड़ा होगा। जी, जहाँ तक उत्पीड़न की बात है, वो उत्पीड़न 2013 से और छूटने तक का एक प्रकार का उत्पीड़न है। और पहले तो 3 दिन जो अज्ञात जगहों पर जो मुझे रखा गया, वहाँ तमाम तरह की अमानवीय यातनाएं दी गई और क्या मारपीट की गई? हाँ, उसमें मारपीट से लेकर सोने, एक तो एक भी सेकंड के लिए मुझे सोने नहीं दिया गया और उसमें मारपीट होती थी और तरह तरह के धमकियाँ, परिवार के लिए धमकियाँ और तमाम तरीके के उनके अत्याचार होते थे और कई तरह के सिविल वर्दी में लोग आते थे और अमानवीय यातनाएं। क्या सवाल थे उनके? उनके यही सवाल रहते थे कि आप ये जो जेएनयू जैसे विश्वविद्यालयों में ये अलग अलग मांगों को लेकर के, छात्रों के अधिकारों को लेकर के, मजदूरों के अधिकारों को लेकर के, किसानों के अधिकारों को लेकर के, ये क्यों करते हैं आप? और ये आप तो एक ऐसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, तो आपको तो कैरियर बनना चाहिए, ये बनना चाहिए, और आपको ये करने की ज़रूरत क्यों है? तो इस तरह से तमाम सवालें रहते हैं। मेरे सोशल मीडिया में जाके जो तमाम तरह के लोगों के बारे में पूछताछ करते थे और तरह तरह के जन आंदोलन से जुड़े हुए लोगों से के बारे में पूछताछ करते थे और अलग अलग तरीके के सवाल पूछे जाते थे और उसको लेकर के दबाव बनाया जाता था। मुझे कई कुछ चीज़ें स्वीकार करने के लिए बोला जाता था और उसी में टॉर्चर किया जाता था और शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी। वो एक बड़ी यातना थी। लेकिन ये जो आप बता रहे हैं, आंदोलन करना, किसी संघर्ष में शामिल होना, कुछ काम करना, ये कौन सा गुनाह था कि आप ये सब सवाल किए जा रहे हैं? अभी ये तो आप ये हमारे दौर का एक मतलब गुनाह ही है, गुनाह है आज के दौर में। मतलब संघर्ष करना, आवाज़ उठाना, गलत के खिलाफ बोलना, ये सब गुनाह है। आज तो मुझे लग रहा है ईमानदारी से जीना भी एक गुनाह बन गया। ईमानदारी से जीना। तो इस सवाल का जवाब में मैं यही कहूँगा कि आज के दौर में, जब मैं 2013 से और आज के दौर की बात देख रहा हूँ, जब हम जिस कैंपस में पढ़ते थे वहाँ अलग अलग मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया कम से कम दे सकते थे। आज तो वो स्पेस भी उन छात्रों से या तमाम जो न्याय पसंद लोग हैं उन लोगों से वो क्षेत्र भी छीन लिए गए हैं। और आपके क्षेत्र में भी मीडिया से भी जो लगातार मेरे को पता चला है कि मीडिया को भी अगर सरकार से असहमति की रिपोर्टिंग करना है, उसमें भी बड़े रिस्क आज खतरा है और वो खतरा बना हुआ, वो स्पेस भी छीना जा रहा है। तो आप बाहर आ गए हैं, पहले से ज़्यादा आपको महसूस होगा कैसी हो गई है मीडिया। लेकिन आपका चूँकि सवाल ज़्यादा बड़ा है, व्यापक है, युवा हैं आप, एक सामान्य परिवार से आते हैं, और जब इस तरह की घटना हुई और मीडिया की जो रिपोर्टिंग हुई, आतंकवादी पकड़ा गया, माओवादी पकड़ा गया, उससे लेकर और अब तक की पूरी यात्रा में परिवार कहाँ खड़ा था? क्या हालत हो गई उनकी? आप जवान बेटे थे, उम्मीद होगी कि जेएनयू से हमारा लड़का आ रहा है, कुछ बेहतर करेगा। देखिए, जब मैं वहाँ जा रहा था उसके बाद अब घर वालों को तो यही पता था कि मैं कॉलेज में हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन अचानक
4 दिन बाद मीडिया में खबर आती है तो मेरे घर वालों को पहली बार पता चलता है। और पुलिस ने जब मुझे गिरफ्तार किया और तो मेरे घर को भी इस बात का जानकारी नहीं दिया गया था। और मैंने जब सबसे पहले न्यायालय में पेश किया गया तो मैंने इस बात को न्यायालय में उठा गया। उसके बाद कहीं मेरे घर वालों को मेरे दोस्तों को बात बताई गई। और इस पूरे दौर में मेरे घर ने, मेरी माँ ने, मेरे पिताजी ने और पूरे परिवार ने बहुत कुछ सहा है। और लेकिन उनको पता है मेरे बेटे ने कोई ऐसा गैरकानूनी काम नहीं किया है, तो इस रूप में मेरे एक आधार स्तंभ की तरह मेरे साथ में वो मतलब खड़े। परिवार इमोशनली खड़ा रहा, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से जो संभव था हाँ मदद की। हाँ, उस रूप में मेरे पीछे खड़ा रहा है। इस पूरी लड़ाई में आपका तो नुकसान हुआ ही, परिवार की क्या स्थिति है? पिता को मैं आपके देख रहा था, अक्सर मैंने आंदोलनों में भी उनको देखा है। आपका एक सामान्य किसान परिवार है, परिवार की क्या स्थिति बनी? क्या सरकार की कोशिश होती है कि परिवार को भी संघर्ष करने वाले से तोड़ दिया जाए, या परिवार को इस तरह तोड़ दिया जाए कि वो कहीं का बचे ही नहीं? देखिए, मैं एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ। मेरे पिता एक रिटायर्ड टीचर हैं और एक हमारा जो परिवार चलता था वो आधा खेती से और आधा उनके इनकम से चलता था। ऐसे एक परिवार से आता हूँ और इस पूरे 10 सालों का समय जो उनको मुझे न्याय दिलाने के लिए कोर्ट से लेकर के मुझे मुलाकात से लेकर के, मुझे आर्थिक रूप से वो करने से लेकर के, एक पूरा एक मतलब अगर मैं इस पूरे दौर में देखता हूँ, अगर ये देखता हूँ तो मुझे मेरे पास उसको बयां करने के लिए शब्द नहीं है। उस तरीके से मतलब उन्होंने मुझे उसके मतलब पूरा परिवार, भाई हाँ, भौजाई, पूरा सब पूरा एक परिवार एक रूप से प्रभावित हुआ है और इस बात को मैं नकार तो नहीं सकता। और इस अगर बिना कोई अपराध किए अगर किसी परिवार का एक सदस्य 10 सालों से अधिक समय तक जेल में रहने को मजबूर हो जाए तो उस परिवार की हालत तो मैं समझ सकता हूँ, मतलब मैं जानता हूँ। लेकिन इसके बावजूद भी उनको पता था कि इसने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया है, तो इसलिए वो इस सत्य के आधार पर, इस सच के आधार पर वो मेरे साथ एक कंधा से कंधा मिलाते हुए खड़ा थे और आने तक मतलब पूरा उस दौर में मेरे साथ खड़े रहे। लेकिन इस दौर में पूरी कोशिश थी कि जो आज पूरे जो समाज में जो भी आवाज़ उठा रहा है उनको एक ये संदेश देने की कोशिश है कि सरकार का, कि वो लोग किस तरह से परिवार को वो लोग परेशान हो सकते हैं। मतलब एक डर बनाने की कोशिश किया जा रहा है कि क्योंकि आप विरोध मत कीजिए, आप मतलब जो भी अत्याचार हो, जो सत्ता चाहती है, चाहे वो कोई भी हो, वो जो सत्ता चाहती है आपको उसी के साथ ही खड़ा रहना पड़ेगा। अत्याचार से याद आया, अंडा सेल में भी आप रहे। जी। अंडा सेल की लाइफ क्या रहती है, जरा ये बताइए लोगों को, आखिर क्या है और क्यों ऐसे किया क्यों जाता है आप जैसे जो लोग यूएपीए में बंद होते हैं? जी, अंडा सेल सही मायने में एक प्रिजनर को मतलब एक मानसिक रूप से तोड़ देने का एक जरिया है। और हम तो वहाँ उसको बोलते थे कि हमको जेल के अंदर भी हमें जेल में रख दिया गया। पहले तो जेल एक छोटी सी जगह होती है, उसके अंदर भी अंडा सेल उससे भी छोटी जगह होती है। एक अंडे के आकार का एक शेप होता है और उसके अंदर अलग अलग 10 बाई 10 का एक सेल बना हुआ था जिसमें मुझे रखा गया था। और उस सेल में पहले तो एक और इसमें थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा, नागपुर सेंट्रल जेल से लेकर के एक कोल्हापुर जेल तक। जब 7 मार्च 2017 को हमें इस केस में सज़ा लग गया, उसके 2 हफ्ते बाद मुझे नागपुर सेंट्रल जेल से अमरावती सेंट्रल जेल में भेज दिया गया बिना किसी कारण के। फिर उसके बाद वहाँ 2 महीने रखा जाता है और 2 महीने बाद मुझे नासिक रोड सेंट्रल जेल में भेजा गया। और नासिक सेंट्रल जेल में 3 महीने होने को आए तो उसके बाद मुझे अमरावती सेंट्रल जेल भेज दिया गया। तो ये 6 महीने के पीरियड में मुझे 4 जेलों में भेज दिया गया। और एक बात मैं जो जोर देकर कहना चाहता हूँ, जो जब मुझे कोल्हापुर सेंट्रल जेल में भेजा गया, वहाँ 4 साल बाद मुझे तक मैं ये कारण पता नहीं चल पाया 6 महीने में 4 जेलों में 4 जेलों में क्यों भेज दिया गया। मैं सारे अधिकारियों से, बड़े अधिकारियों से यही पूछता रहा कि इतना मुझे जेलों में क्यों भेजा जा रहा है। बोलते प्रशासनिक कारण है, अब आपको सज़ा लग चुकी है, अब आप जेल के अंदर आ गए हो, तो ये एक प्रशासनिक कारणों से आपको भेज दिया गया। लेकिन
4 साल बाद अचानक एक जेल के अधिकारी विजिट के लिए आते हैं, वो जो मेरे साथ नासिक में भी थे, उनने नाम न बताने की शर्त पर मेरे को ये बात बोला कि जिस जिस न्यायाधीश ने आपको सज़ा दिया था उनका ट्रांसफ़र नासिक प्रिजन में नासिक में हो गया था, और उन्होंने वहाँ के कमिश्नर को एक लेटर लिखा था कि उनकी सिक्योरिटी बढ़ाई जाए। तो उसमें कमिश्नर ने उनको सिक्योरिटी बनाने के लिए असमर्थता व्यक्त किया, तो फिर आपका ट्रांसफ़र कर दें। ये ट्रांसफ़र कर दिया। तो अगर ये बात सच है तो इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है। एक जज जो जिससे हम न्याय मांग रहे हैं, ठीक है। तो वो एक सांस्कृतिक कर्मी से, एक छात्र से, मतलब वो जज इतना डर जाता वो है। डर जाता है, तो ये इससे बड़ी विडंबना न्याय व्यवस्था के लिए क्या हो सकती है। हम्म, और वहाँ जेल का जो लाइफ है, एक तो अंडा सेल में अपने आप में जीना, मतलब एक प्रकार से पूरे मौत के करीब ही जाना। मौत के करीब जाना, मौत के कुएं में धकेल दिए जाने के समान है। और एक तो वहाँ सबसे समाज से काट दिया जाता है। और शुरू में मुझे 3 महीने तक 24 आवर बंद रखा गया, और रिक्वेस्ट करने के बाद जब सब बंदियों को बंद करते थे उसके बाद मुझे खोल दिया करते थे। और इस प्रकार का भय का माहौल बनाया गया था कि देखो इसके हाथ में ब्लास्ट से फट गया। अच्छा, आपका ये जो बचपन में मेरा हाथ का एक प्रॉब्लम था, जिसका इलाज बिल्कुल चेन्नई के एक अस्पताल में हुआ था, और वहाँ की अंगुलियाँ निकालनी पड़ी थी। और एक बचपन से लेकर जब मैं 7 दिन का था तब से लगातार इसका इलाज दिल्ली अखिल भारतीय एम्स में और उसके बाद मद्रास में हुआ था। तो लेकिन वहाँ वो बोल रहे थे कि आपके पीछे कुछ इंटेलिजेंस वाले लोग आए हैं, उनने बताया कि इसका हाथ ब्लास्ट में गया है। तो वो भी उनको एक डर था। और जेल में जो तमाम अधिकारी, उनके कर्मचारियों को, दूसरे बंदियों को ये माहौल बनाया गया कि इसका हाथ एक ब्लास्ट में गया है, ये आप लोगों के साथ कुछ भी कर सकता है, इससे ज़्यादा वो आप लोग इंटरेक्ट मत करना, और इसको इसलिए नहीं खोल रहे हैं क्योंकि ये बहुत खतरनाक आदमी है। तो मतलब आपकी ये जो विकलांगता है, जिसको आजकल मोती जी दिव्यांगता कहते हैं, हाँ जी, उसको उन्होंने टेरर के रूप में तब्दील टेरर किया। के रूप में। एक बार हाथ दिखा दीजिएगा हाँ। कैमरे पर, ये तो हाथ है, और ये जो दिव्यांगता है ये टेरर के रूप में तब्दील कर दिया जी 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 एक पूरा ऐसा माहौल बनाया गया था। जो जब भी मैं मेरा जो 21 आवर जो राउंड मेरे बंदी रहती थी, उसको खोलने के लिए जो हफ्ते में राउंड रहता है उसमें रिक्वेस्ट करता था, तो ऐसे तमाम जवाब मुझे सुनने में मिला करते थे कि जो बाहर से इंटेलिजेंस आपके पीछे बहुत लगे हुए हैं, उन लोगों ने ये बताया कि ये बहुत खतरनाक आदमी है, क्या है। लेकिन जब मैं पूरे इस दौर में जब समय गुजरता गया, बंदियों ने मेरा व्यवहार देखा, मेरे विचारों से वो परिचित हुए, या जेल के प्रशासन ने मेरा देखा, तब जाकर उनको कहीं बिलीव हुआ कि यार इस आदमी को गलत फंसाया गया। तो उसके बाद सारे बंदी, सारे जेलर, सारे स्टाफ यही बोलते थे कि इन लोगों को गलत फंसाया गया। तो सबके जुबान में यही बात थी कि ये पता नहीं एक गलत केस में इन लोगों को फंसाया गया है। और ये बात मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो ह्यूमन राइट कमीशन की एक रिटायर्ड जज वहाँ आई थी। एक मुंबई के एक जेल में एक कैदी को मौत हो गई थी, उसको लेके वहाँ जो कैदियों ने आंदोलन किया था, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, और एक नेशनल वो खबर बनी थी। तो उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, ह्यूमन राइट कमीशन की वो सदस्य थी, उन्होंने पूरे जेलों का, महाराष्ट्र की जेलों की स्थितियों के बारे में वहाँ विजिट किया था। तो मैंने ये बात उनको बताई कि देखिए मैं एक छात्र हूँ, मुझे गलत फंसाया गया है और मुझे अनफॉर्चुनेटली मुझे सज़ा लग गई है। तो उन्होंने मेरे ही सामने वहाँ के अधिकारियों को समझाया कि ये एक्टिविस्ट लोग हैं, इनको अनफॉर्चुनेटली सज़ा लगेगी और आज नहीं तो कल इनको छूटेगा। और इनका पूरा, मैं जेलों में घूमती हूँ तो इन लोगों का व्यवहार प्रिजनरों से ख़राब नहीं रहता, ये मिलजुल के रहते हैं लोग, तो इनको क्यों बंद रखा है, इनको तो सर्किल में रखिए, अंडा सेल में रखने की क्या बात है। तो भाग्य आपका साथ दिया और एक अधिकारी आपसे संयोग से मिल गई। हाँ, और नहीं मिलती तो फिर पता नहीं कितने समय मुझे 24 घंटे बंद एक छोटे से 10 बाई 10 के रूम में तो हेम, जब आप 10 साल बाद आज लौटे हैं तो आपको क्या अभी भी यही लगता है कि सब कुछ भाग्य टाइप ही है, कि संयोग से कुछ घटित हो जाए तो आप अपराधी नहीं रहे, छूट गए, बरी हो गए? ये प्रक्रिया में न्याय मिलना आसान नहीं है भारत में। नहीं, मैं ये बोलूँगा कि आज भी न्यायपालिका में कई लड़ने वाले वकील लोग, जो न्याय पसंद वकील लोग हैं, हाँ। इवन न्यायपालिका के अंदर भी जज लोग भी जो न्याय को जो पसंद करते हैं, ऐसे लोग बचे हुए हैं जिनसे उम्मीद की जा सकती है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी खामियां हैं जिनको सुधार करने की ज़रूरत है। और यहाँ तक कि इस देश की सर्वोच्च न्यायपालिका भी ये मानती है कि इस न्याय व्यवस्था में बहुत सारी खामियां हैं
और इसको सुधार करने की ज़रूरत है। ज़िंदगी कितने साल पीछे चली गई आप? देखिए 10 साल का तो जेल ही में? जेल में है तो एक जनरेशन का गैप आ जाता है बिल्कुल। और परिवार में बहुत सारी दिक्कतें पैदा होती है। मेरे शिक्षण में अभी 10 साल का समय बहुत बड़ा होता है कि आगे उम्र में अभी मुझे सोचना पड़ रहा है क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, क्या संभावना है, क्या नहीं है। और आप तो देख रहे हैं क्या स्थिति है बाहर शिक्षण में, क्या रोजगार में और तमाम क्षेत्रों में आप देख रहे हैं कि क्या स्थितियाँ हैं। ये एक बड़ा समय है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि इस पूरे दौर में मैंने अपने आप को समाचार पत्रों के माध्यम से, अलग अलग किताबों के माध्यम से अपने आप को थोड़ा अपडेट रखा है। और बाहर के घटनाक्रम से मैं अपडेट हूँ। अपडेट। और घर से पत्रों के द्वारा मेरा संपर्क हुआ करता था, तो इससे थोड़ा बहुत अच्छा, पत्र लिखते थे पत्र आप लिखते थे। माता पिता को? और जैसे मानवाधिकार का तो जेल में कोई मतलब नहीं होता है। मानवाधिकार तो एक मजाक जैसे बन के रह जाता है। कोई भी आपको अधिकार हो, अगर आपको पाना हो तो वो हफ्ते में एक राउंड आता है, उसमें आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें अर्जी लिख सकते हैं और वो अधिकारियों के जो दया पर है या जो उनका समझ में आ गया उस पर रहता है वो। तो एक बार अभी देखिए पूरे एक केंद्र सरकार की योजना है, घर मुलाकात का एक व्यवस्था शुरू किया गया है, जिससे आप ऑनलाइन वो ऐप के जरिए, एक पोर्टल है, उससे आप NPIP एक पोर्टल है, उसके जरिए आप घर वाले और लॉयर से मुलाकात ले सकते हैं। तो सारी जेलों में मुलाकात दिया जा रहा था, मुझे पत्र द्वारा या मेरे लॉयर्स द्वारा पता चला। तो मेरे घर वालों ने उस पर कोशिश की, पोर्टल में कोशिश की और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर तमाम वो सब मेरे को भेज दिए गए। लेकिन उसके बाद भी मुझे 7-8 महीने बाद तक मुलाकात नहीं दी गई। ये भी एक मेरे जो लॉफुल राइट है उसका एक हनन है। तो इतने लंबी ब्रांडिंग, ये जो ब्रांडिंग किया जाता है, ये भय का जो माहौल बना जाता है, वो जेलर्स का, जो तमाम अधिकारियों का एक वो जो मेरी जो छवि बनाई गई थी, एक खराब छवि, उसके कारण वो लोग मेरे को ये सुविधाएं नहीं देती। लेकिन मुझे तब पत्र के द्वारा पता चला, मेरे सह आरोपियों को ये सुविधा मिल रही है, तब जाके मुझे भूख हड़ताल करनी पड़ती है। उस भूख हड़ताल के बाद तब जाकर पहली बार मेरे घर वालों से मुझे उस सुविधा का लाभ 8-9 महीने बाद। चिट्ठियों में आप क्या लिखते थे माँ बाप को या जिसको भी? तो बड़ा एक गैप रहता होगा, बहुत इमोशनल चिट्ठियाँ होती होंगी, या क्या लिखते थे? देखिए लेटर्स का जो जहाँ तक सवाल है, एक तो मेरे जो लेटर्स होते हैं, जो मेरी लेटर आएगी उसको पहले जीरोक्स करके उनके पास रखा जाता है। जब मैं लिखता हूँ तो उसको भी जीरोक्स करके रखा जाता है। वो 2-3 अधिकारी उसको पढ़ने के बाद वो चिट्ठियाँ भेजी जाती हैं और उसमें सामान्य रूप से स्वास्थ्य के बारे में, अपनी क्या पढ़ रहा हूँ, उसके अलावा ज़्यादा लिखने का कोई स्कोप नहीं रहता। और परिवार के लिए भी उससे ज़्यादा लिखने का कोई स्कोप नहीं रहता था। पता नहीं किस बात का क्या अर्थ लगा दिया जाए, ये भय रहता, मतलब अपनी भावना भी रखने से पहले डरता था। एक बार मैं आपको बोलता हूँ, एक मेरे दोस्त का एक पत्र आया था और उसके नाम को क्या बोलते शॉर्ट फॉर्म में उसके नाम को लिखा था। तो इसका क्या मतलब है, उसको बात को समझने के लिए 4 दिन बाद मुझे वो पत्र दिया गया। तो इससे आप समझ सकते हैं, तो पत्रों में भी इस प्रकार का एक माहौल रहता था। तो उसमें सामान्य अपने स्थितियों के अलावा लिखने का कोई एक चारा नहीं था मेरे पास। और इमोशनल बातें अपनी स्थिति के बारे में ज़्यादा परिवार को लिखने की तो स्थिति में मैं नहीं था, क्योंकि परिवार पहले ही मेरे लिए बहुत मेरी गिरफ्तारी से लेकर के परेशान है। अगर मैं क्या झेल रहा हूँ अगर पत्रों में लिखा जाए तो उनके सामने और दूसरे संकट, मतलब उनको और भी दुख होगा और तकलीफ होगा। तो इसलिए ज़्यादा संभावना है मेरे साथ, मेरे मतलब अभिव्यक्त ज़्यादा कुछ कह नहीं पाते थे। लेकिन अभी बाहर आ गया हूँ, बहुत कुछ सोचने का समय है, अपनी यादों को आने का समय है और आने वाले दिनों में वो चीज़ आएंगी। जो मेरे विचारों की एक पृष्ठभूमि है वो उत्तराखंड आंदोलन में एक दबी हुई थी। जब हम स्कूली पढ़ाई कर रहे थे उस दौर में उत्तराखंड आंदोलन चल रहा था और छात्र लोग तमाम आंदोलनों में जाते थे, चक्का जाम लगाते थे और एक सवाल चल रही है क्यों कर रहे हैं ऐसे लोग, ये एक सवाल हमारे मन में थे। और जैसे ही मैं गांव से शहर के स्कूलों में आया तो मैंने देखा कि उत्तराखंड राज्य बनाना चाह रहे हैं और एक पहाड़ जो पिछड़ा हुआ है, जहां बहुत तरह की समस्याएं हैं, रोज़गार की समस्या है, पानी की समस्या है, बहुत दूर दूर तक लोगों को चल के पानी लाना पड़ता है, हाँ, और बहुत पिछड़ा हुआ राज्य के रूप में जाना जाता है। और पिछड़े राज्य को एक अलग उत्तराखंड राज्य बनाने की एक लड़ाई थी और उसमें भी कई लोग ऐसे राज्य की लड़ाई
बनाना चाहते थे, एक समानता पर आधारित एक राज्य बनाने की ऐसे लड़ाई लड़ रहे थे। उसी में एक गिरीश तिवारी गिरदा जो वहाँ के सांस्कृतिक कर्मी थे, उनके गीतों को सुनकर मुझे, जो उनका एक गाना है जो हम क्यों लड़ रहे हैं, एक कैसा राज्य बनाएंगे, उस गानों को सुनकर मेरे अंदर आया, हाँ यार ऐसा राज्य बनेगा तो शायद हमें भी न्याय मिलेगा, कल हम पढ़ लिख लेंगे तो हमें रोज़गार मिलेगा, शायद हमें सम्मान मिलेगा। क्योंकि उत्तराखंड के हर गांव से लोग दिल्ली जैसे महानगरों में आते हैं और यहाँ भनमजुए उनको बोला जाता है, मतलब होटलों में बर्तन मलते हैं और अपमान एक सहन करना पड़ता है क्योंकि वहाँ रोज़गार नहीं मिलता। हमारे उत्तराखंड से हर गाँव से एक कोई न कोई, हर परिवार से कोई न कोई तो दिल्ली जैसे महानगरों में होगा। तो एक सम्मानजनक ज़िंदगी का सपना, एक बराबरी पर आधारित, क्योंकि उनके गानों में आप देखते हैं कि एक वो ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जहाँ उनके गानों में बोलते हो इवन हर इंसान को घर मिले और जंगल में फूल खिले और यहाँ तक जानवरों के लिए भी, मतलब उनको भी चरने के लिए जगह मिले। तो यहाँ तक वो इंसान से लेकर के पशुओं तक, पर्यावरण तक, और वो एक बड़ी सोच और एक बराबरी पर आधारित, जो लूट खसोट पर नहीं हो, ऐसा एक सपना उस उनके गानों में वो दर्द था। तो वही एक विचार था, मतलब वो एक विचार था कि ऐसा भी एक समाज हो सकता है क्या। वो मेरे एक वैचारिक पृष्ठभूमि थी। और इस और मुझे बाद में लगा कि शायद जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय में को समाज को और समझने का मौका मिलेगा। तो वहाँ तक की यात्रा है। हाँ, वो इस यात्रा का एक पृष्ठभूमि थी। हमने विस्तार से बात की हेम से। वो 10 साल अपनी ज़िंदगी के जेल में गुजारे सिर्फ इस आरोप में कि वो माओवादी हैं। लेकिन सच क्या है वह अदालतों के जरिए सामने आ गया है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि एक जवानी पूरी बर्बाद होती है, पीढ़ी बर्बाद होती है, पूरा परिवार किस मुश्किल में होता है वो बताते हैं। इससे बड़ा सवाल है कि आखिरकार न्याय कहाँ है। न्याय क्या संयोगिक हो गया है? क्या न्याय जो है वह गलत आरोपों पर सालों साल लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद करेगा और पुलिस और विपक्षी या पक्ष की पार्टियां जो है वह सत्ता के करीब पहुंचने के लिए कुछ भी करेंगी? ये सवाल बड़ा है क्योंकि जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनके जरिए ही ये लोकतंत्र में सरकारें अपने काम के लिए तैयार होती हैं। अगर वो नहीं रहेंगे तो कोई लड़ाई नहीं लड़ी जा सकेगी। लेकिन जिस तरह से चाहे साईं बाबा हों या हेम हों या दूसरे लोग हों, उनके साथ उत्पीड़न हुआ है, यह नए सवाल पैदा करता है।